हेलो दोस्तों, मेरा नाम आस्तिक झा है और मैं आप सभी का गौतम झा संस्कृत क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए सभी एग्जाम के लिए, अभी हम जानते हैं रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम आ रहा है, बिहार में भी कई सारे एग्जाम्स आ रहे हैं। उन सब में लुसेंट से रिलेटेड और भी बहुत सारी बुक्स हैं, अरिहंत हैं, ठीक है, खान सर की बुक्स हैं। उन सभी मैं 10 किताबों का एक निचोड़ और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं, जो सभी एग्जामों के लिए इंपोर्टेंट है। यूपीपीसीएस एग्जाम के लिए भी ये सभी इंपोर्टेंट है। आप देख रहे हैं कि सभी एग्जाम पास 1000 लुसेंट जी के पार्ट 1 है ये, और हर वीडियो में 40 से 50 क्वेश्चंस आपको मोस्ट इंपोर्टेंट मिलेंगे। और इससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि हमने इससे पहले 2 वीडियोस और भी हिस्ट्री से ली है। हिस्ट्री की पढ़ाई है, रीडिंग में पढ़ाई है, कहानी के माध्यम से हमने आपको उसे समझाया है। कौन कौन सा है वो है एक प्राग ऐतिहासिक काल, जिसके बारे में हमने पढ़ाया है। प्रागैतिहासिक काल प्रागैतिहासिक काल हमने पढ़ाया है, उसके बारे में डिटेल पूर्वक हमने चर्चा करी है। और साथ में हमने आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा किया है। तो यदि आप वो वीडियो देखना चाहते हैं और डिटेल पूर्वक देखना चाहते हैं तो आप वीडियो के 2-3 दिन पहले ही वीडियो अपलोड हुई है, आप चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। चैनल का नाम है गौतम झा संस्कृत चैनल, गौतम झा संस्कृत क्लासेस, ठीक है, संस्कृत क्लासेस, जिसपे आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, 10th बोर्ड के लिए और 10th बोर्ड तक के संस्कृत विषय के लिए, मैथ के लिए, साइंस के लिए सभी वीडियो अवेलेबल करवाता है। तो चलिए अभी हम हिस्ट्री के अंतर्गत हम कुछ मिक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो पहले आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, बाद में आपसे आंसर डिटेल पूर्वक उल्लेखित किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं भगवान जय सिया राम जी का नाम लेकर के। यदि एक बात और कहता हूं, यदि वीडियो आपको काम की लगे, अच्छी लगे, तो लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि हमारा भी नया चैनल है और इसे हमें आगे बढ़ाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तभी हम चाहते हैं कि हम बहुत से ज्यादा लोगों तक ये सभी कंटेंट अवेलेबल करा पाए, ठीक है। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुरा स्थलों में से कहां पर जल भंडार के साक्ष्य मिले हैं? तो वो है लोथल में, लोथल बनावली में। और एक बात मैं आपको बता दूं, लोथल में क्या मिला है? जल भंडार का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? लोथल से। लोथल हड़प्पा सभ्यता का एक मुख्य स्थान था, जहां से बंदरगाह के नमूने प्राप्त हुए हैं। लोथल एक गोदीवाड़ा था, लोथल एक गोदीवाड़ा, जिसको आप डॉकयार्ड भी बोलते हैं। लोथल एक डॉकयार्ड भी था, ठीक है, जो कि गुजरात में स्थित है। विदित है कि लोथल खंबात की खाड़ी मतलब क्या? अरब सागर में। खंबात की खाड़ी कहाँ स्थित है? अरब सागर। मैं आपको इसी प्रकार व्याख्याएं करूंगा सारे क्वेश्चंस को डिटेल पूर्वक। देख रहे हैं, सभी मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं। अरब सागर के नजदीक भोगवा नदी के समीप स्थित है। लोथल से प्राप्त गोदी का साक्ष्य इसके पूर्व विकसित बंदरगाह होने की सूचना देता है। और मैं आपको ये भी बता दूं, लोथल से मेसोपोटामिया की मुहरें भी मिली हैं, जिससे ये साक्ष्य में मिला है कि इसके सिंधु घाटी सभ्यता का मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ व्यापारिक संबंध थे, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इससे हमने कई प्रकार के क्वेश्चन सीखे। जल भंडार का साक्ष्य लोथल से मिला है। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है, लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है, और ये एक डॉकयार्ड है जो कि गुजरात राज्य में स्थित है, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। बहुत सारी चीजें ली हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, बनावली राजस्थान, बनावली पुरा स्थल कालीबंगा, ये राजस्थान में स्थित है, ठीक है। और बनावली पुरा स्थल आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे इसके बताएंगे बनावली पुरा स्थल कहाँ है। मैं आपको वहां पे कमेंट सेक्शन TION, मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा, ठीक है। और आपको ये भी बता दूं, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था, जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहां से मिला है? कोई भी जवाब लोथल नहीं देगा, धोलावीरा से मिला है, क्योंकि धोलावीरा से हमें नहरों के और बांध के साक्ष्य मिले हैं। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य हमें मिला है धोलावीरा से, धोलावीरा से, ठीक है।
अब ये भी आप बताएंगे धोलावीरा कहाँ स्थित है, भारत में ही स्थित है, ठीक है, धोलावीरा से। और यहाँ से बांध के साक्ष्य मिले हैं, तो ये भी आपसे पूछा जाए कि बांध के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, बांध और नहरों के साक्ष्य, तो वो मिले हैं हमें धोलावीरा से, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा और लाइक भी। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की? ये है महेंद्र लाल सरकार, ऑप्शन डी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना जुलाई 1876। यदि आप डिटेल नहीं डेट याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन नाम याद रखिएगा, महेंद्र लाल सरकार ने किया था। जबकि जेसी बोस, क्रेस्कोग्राफ की खोज किसने की है? साइंस में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। क्रेस्कोग्राफ की खोज करी है हमारे जगदीश चंद्र बोस, ये हमारे एक साइंटिस्ट हैं, थे जगदीश चंद्र बोस, ठीक है, जिसकी फोटो अभी आपको यहाँ पे दिखने को मिल रही होगी, यही हमारे हैं जगदीश चंद्र बोस। मेघनाथ साहा, जिनकी फोटो भी आपको दिखाई दे रही होगी, सन 1920 में थर्मल आयनाइजेशन इक्वेशन की खोज की, और होमी जहांगीर भाभा ने भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत की। मैंने सभी इंपोर्टेंट लोगों की फोटो आपको दिखा दी है, जिससे आपको ये क्वेश्चन याद करने में इजी हो, क्योंकि हम जो चीज देखते हैं तो सुनने के कंपैरिजन में देखी हुई चीज हमें बहुत जल्दी याद होती है। तो होमी जहांगीर भाभा ने क्या किया था? भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत करी थी। तो भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा को बोला जाता है। भारत में परमाणु ऊर्जा, आप इसके नोट्स जरूर बना लेंगे, ठीक है, अपने हाथ के बनाए हुए नोट्स से अच्छा और कोई भी टीचर नोट्स नहीं बना सकता जितने अच्छे से हम अपने हाथ से बना सकते हैं। भाई ये सब मैंने नोट्स बनाए थे, इसको मैंने टाइप किया है। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक, देख रहे हैं मैं आपके लिए कितने इंपोर्टेंट चीजें ला रहा हूं। तो आपका भी एक थोड़ा कर्तव्य बनता है कि हमारे भी चैनल को आप आगे बढ़ाएं, होमी जहांगीर भाभा, और इससे भी अच्छे कंटेंट हम आगे अपनी वीडियो में लाते रहेंगे, जो कि आपकी पढ़ाई में मोस्ट इंपोर्टेंट साबित होगा। नहीं साबित हो तो प्लीज लाइक नहीं कीजिएगा, और यदि 1% भी फायदा हो रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। यानी इंडिका, ऋग्वेद, अर्थशास्त्र और त्रिपिटक, ठीक है। इसका आंसर क्या है? सबसे पहले ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ आया, उसके बाद त्रिपिटक जो कि बौद्ध धर्म का है। त्रिपिटक का संबंध कहां से है? बौद्ध धर्म का है, बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ है। अर्थशास्त्र किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने। चाणक्य ने। अर्थशास्त्र किसने लिखी है? चाणक्य ने। इंडिका लिखी है मेगास्थनीज ने। इंडिका किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने। इंडिका किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने, ठीक है। और अर्थशास्त्र के रचयिता चाणक्य हैं, ठीक है। चलिए इसका हम डिटेल व्याख्या देख लेते हैं। ऋग्वेद क्या है? प्रथम वेद है। त्रिपिटक क्या है? बौद्ध काल से संबंधित है, जिसमें सुत्त, विनय, अभिधम, पिटक की चर्चा की गई है। अर्थशास्त्र मौर्य काल में कौटिल्य को ही क्या बोलते हैं हम? चाणक्य है। और उनका नाम क्या था? चाणक्य को और क्या बोलते हैं? चाणक्य को और बोलते हैं विष्णुगुप्त। चाणक्य को और क्या बोलते हैं? विष्णुगुप्त, ठीक है। इनकी मृत्यु 6 रोग से पीड़ित, 6 रोग के कारण हुआ था, जिसे आप आधुनिक काल में टीबी से भी संबंधित करते हैं। 6 रोग से हुआ था, ठीक है। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी थे। चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना करी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी थे। तो मैं आपको डिटेल भी दिया जा रहा हूं। इंडिका मौर्य काल में लिखा गया मेगास्थनीज द्वारा, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में आया था। चलिए आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंधु, अब ये देखते हैं, मिलान करना है कि सुमेलित कीजिए कि नीचे दिए कूट में सही उत्तर। सिंधु मोहनजोदड़ो नदी के दाहिने मोहनजोदड़ो के दाहिने तट पर स्थित है सिंधु। रावी हड़प्पा, कालीबंगा घग्गर, अरूपर सतलज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2, फिर 4, फिर 1, फिर 3। चलो मिलाते हैं। 2, 4, 1, 3, यानी इसका आंसर क्या है हमारा? ए। आप ये देख सकते हैं,
ठीक है। सिंधु मोहनजोदड़ो, रावी का संबंध हड़प्पा से है। हड़प्पा रावी नदी के बाईं तट पर स्थित है। हड़प्पा, मैं ये भी बोल देता हूं क्योंकि क्वेश्चन में दायां बायां पूछा जा रहा है। रावी नदी के बाईं तट पर स्थित है। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाईं तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो, ये सब मैंने आपको पिछली वीडियो जो कि आद्य ऐतिहासिक काल में हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा, उसमें डिटेल पूर्वक चर्चा की गई है हमने सिंधु नदी के विद फोटो। तो आपको बोरियत भी फील नहीं होगा, अच्छा लगेगा, आप विजिट जरूर करें। मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी थी? 1922 में रखालदास बनर्जी। रखालदास बनर्जी, ठीक है। कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। और रोपड़ कहाँ स्थित है? पंजाब में, ठीक है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला, हड़प्पा भी पाकिस्तान के हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। तो ये दोनों पूरा स्थल सिंध पाकिस्तान में स्थित है। अब मुझे एक नाम और बताएंगे, एक और हड़प्पा स्थल है जो कि पाकिस्तान में स्थित है, उसका नाम क्या है? ठीक है, उसका नाम क्या? हाँ, मैं आपको ये हिंट दे देता हूं, वो प्रांत बलूचिस्तान में स्थित है। बलूचिस्तान प्रांत है जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है, वो बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, ठीक है। अब उसके बारे में बताएंगे। और एक हिंट और देता हूं, वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक प्राचीन स्थल है। सबसे अधिक प्राचीन नहीं, सबसे अधिक पश्चिमी पूरा स्थल है, ठीक है। सबसे अधिक पश्चिमी दिशा में वो पूरा स्थल स्थित है। तो आप उसका नाम जरूर बताएंगे, ठीक है। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। मैं उनका फिर वीडियो में, जैसे ही अगली वीडियो आएगी कल या परसों, मैं उसका नाम लूंगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, कार्नेलियन ब्रीड का संबंध किससे? कार्नेलियन ब्रीड क्या है? ताम्र क्या है? ताम्र एक हड़प्पाई सभ्यता था। ताम्रलिप्ति क्या है? तांबे का संबंध हड़प्पा से होगा। बी का चार किस किस में है? बी का चार इसमें, यानी ऑप्शन डी। आप ऐसे भी देख सकते हैं क्योंकि तांबे की खोज राजस्थान के अजमेर से हुई थी। जो हड़प्पा काल में अजमेर है ना, वहां से तांबा पाया गया है, ठीक है। ताम्रलिप्ति क्या है? ताम्रलिप्ति क्या है? एक बंदरगाह है, ठीक है। ताम्रलिप्ति एक बंदरगाह है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। कार्नेलियन ब्रीड का संबंध हड़प्पा से है। तांबे का संबंध राजस्थान से। अरिकामेडु एक बंदरगाह था। ताम्रलिप्ति बंगाल में स्थित है। ताम्रलिप्ति एक पूरा स्थल है जहां से तांबे की खोज हुई, जहां से तांबे की खोज, उसी को ताम्रलिप्ति, ये एक अभिलेख है। मैं अपने वर्ड वापिस लेता हूं, पता नहीं आज क्यों इतनी गड़बड़ कर रहा हूं मैं। ताम्रलिप्ति अभिलेख का संबंध, ताम्रलिप्ति एक अभिलेख है जो कि बंगाल में पाया गया है, ठीक है। मैं फिर से एक बार आपसे माफी मांगता हूं। माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है, लेकिन हाँ, अपनी गलती के बाद जो माफी मांग ले वो ठीक रहता है, ठीक है। तो कार्नेलियन ब्रीड हड़प्पा में पाया गया। तांबे का राजस्थान में। अरिकामेडु एक बंदरगाह है और ताम्रलिप्ति अभिलेख है जो कि बंगाल में पाया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी है, लेकिन ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन मैं ले आया, एक ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ठीक है। डेविड अर्नोल्ड ने दी कांग्रेस इन तमिलनाडु पुस्तक लिखी। डेविड लुजेन का संबंध एन एग्रेरियन हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया है। डेविड पेज प्रील्यूड टू पार्टीशन है। और सी ए बिली दी लोकल रूट्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स इलाहाबाद है। ये आपके आईएएस 2017 के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए मैं ये ले आया हूँ। आईएएस 2019 के पेपर में आया हुआ था, मैंने सोचा एक क्वेश्चन को इन्वॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यदि हार्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो कुछ ऐसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट नहीं है, ये वाली, सिर्फ ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये आईएएस 2019 हाल ही में आया हुआ था और दोबारा ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया था, ठीक है। शायद 2022 या 23 में पूछा गया है, क्योंकि ये मैंने पढ़ा था, इसलिए मैं ये क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, ठीक है। चले आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब प्राचीन भारतीय इतिहास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ऋग्वेद में पंचजन किसे द्योतित करता है? यानी ऋग्वेद में पंचजन क्या है? आर्यों की 5 जनजातियां, अनार्यों की 5 जनजातियां, या एक गांव के 5 मुखिया, या पंचगांव के मुखिया? इसका आंसर है आर्यों की 5 जनजातियां हैं। आइए अब हम आपको ये बता देते हैं कि आर्यों की वो 5 जनजाति क्या है। ऋग्वेद में
पंचजन आर्यों की 5 जनजातियों को द्योतित करता है। द्योतित मतलब उल्लेखित करता है। वैदिक ग्रंथ के अनुसार आर्यों के 5 कबीले अर्थात जन थे, जिनका मुखिया जनपति होता था। तो जन का मुखिया क्या होता था? जनपति। जन का मुखिया क्या होता था? जनपति, जिसको आप राजा भी बोलते हैं, जिसको आप राजा भी बोलते हैं। ये 5 कबीले कौन से थे? पहला अनु, द्रोह, पुरु, तुर्वसु और यदु थे। इन कबीलों के अधिपति को जनपति या राजा भी कहा जाता था। यदु मतलब यादव वंश, जिसके हमारे कृष्ण कान्हा हैं हमारे यादव वंश के, तो ये भी 5 कबीलों में ही आते थे। ठीक है, तो इन कबीलों के अधिपति को जनपति, जिसे राजा भी कहा जाता था। कृषि को बढ़ावा देने के कितने कारणों का उल्लेख है? तो ये है 4, 5, 6, 7। आप इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर है 4। ऋग्वेद को बढ़ावा देने के 4 कारणों का उल्लेख है। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद में कृषि को बढ़ावा देने के लिए मुख्यतः 4 कारण उल्लिखित हैं: कृषि, उर्दर, धान्य एवं वृष्टि। याद है कि ऋग्वेद के कुल 24 श्लोकों में कृषि का उल्लेख है, सिंचाई का उल्लेख परवर्ती श्लोक, परवर्ती मतलब पहले के श्लोक, परवर्ती श्लोक मतलब बाद के श्लोक, पूर्ववर्ती श्लोक मतलब पहले के श्लोक में मिलता है। तो सिंचाई का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। तो ये भी आपसे पूछा जाए क्या सिंचाई का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो हाँ, सिंचाई का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। सिंचाई का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन है भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला राजा कौन था? मैं आपको ये हिंट देता हूं, आप बताओ। मैं आपको ये हिंट देता हूं, ये कुषाण वंश का शासक था। इसने चांदी के सिक्के भी जारी किए थे और इसके द्वारा जारी किए गए सिक्के पर शिव और नंदी की आकृति मिलती है। भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला राजा था विमकदफिसेस। विमकदफिसेस जो कनिष्क से पहले भी था। चलो इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला राजा विमकदफिसेस था। विमकदफिसेस कुषाण वंश का शासक था। विदित है कि विमकदफिसेस ने स्वर्ण सिक्कों के साथ साथ तांबे के सिक्कों को भी प्रचलन में लाया था। इन सिक्कों पर शिव, नंदी एवं त्रिशूल की आकृतियां मिलती है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस वंश के शासक के सिक्कों पर शिव, नंदी एवं त्रिशूल की आकृतियां मिलती है? तो आप इसका आंसर क्या देंगे? कुषाण वंश का शासक था जिसका नाम था विमकदफिसेस। कुषाण वंश का शासक था जिसका नाम है विमकदफिसेस, जिसने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। विमकदफिसेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा ने सर्वप्रथम संस्कृत में एक विस्तृत अभिलेख जारी किया था? वो है रुद्रदामन, जो कि एक शक शासक था। रुद्रदामन एक शक शासक था। चलिए व्याख्या करते हैं। संस्कृत में पहला विस्तृत अभिलेख जारी करने वाला राजा रुद्रदमन था, जो कि शक शासक था। विदित है कि काव्य के रूप में प्रथम अभिलेख 150 ईस्वी में काठियावाड़ में रुद्रदमन द्वारा लिखवाया गया। ध्यान रहे कि मौर्यकालीन सुदर्शन झील के टूटे हुए बांध को रुद्रदमन ने ही बनाया था। तो आप ये वाला नोट्स, मैं कह रहा हूं ना, मैं इसीलिए नोट्स फॉर्म में लाया हूं, तो आप इसे नोट्स जरूर बना लें। ऐसे ही ऐसा मैं डेली क्वेश्चन कराऊंगा, जरूर बना लें। ये सारे क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सारे क्वेश्चन क्या हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पद गुप्त काल में प्रयुक्त भुक्ति को द्योतित करता है? भुक्ति, प्रांत के अधिपति को भुक्ति बोलते थे। गुप्त काल में प्रांत को अवनी या भुक्ति कहा जाता था और भुक्ति के शासक को उपरिक कहा जाता था, जिसकी नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। उल्लेखनीय है कि उपरिक पद प्रायः राजा या राजकुल से संबंध लोगों को प्रदान किया जाता था, परंतु कभी कभी अन्य योग्य व्यक्तियों को भी यह पद प्रदान कर दिया जाता था। आप देख रहे हैं, सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तो भुक्ति के शासक को क्या कहा जाता था? अब प्रांत के में प्रयुक्त किया गया भुक्ति को। भुक्ति के शासक को कहा जाता था उपरिक, जिसकी नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती थी और सम्राट तो अपने ही लोगों को बिठाएगा उपरिक के पद पे। ठीक है, तो आप ये जरूर देखें। निषाद, जो मूलतः आदिवासी थे, बौद्ध मतावलंबियों के लिए अछूत थे। ये आरंभिक
ब्राह्मणीय विधि निर्माताओं की मनोवृत्ति से साम्य रखता है। तो इसका आंसर क्या है? ए सही है, परंतु निषाद जो मूलतः आदिवासी थे, बौद्ध मतावलंबियों के लिए अछूत थे। ठीक है, ये वाला गलत, ये वाला सही है और ये वाला गलत है। आंसर देखते हैं, ए है, ए सही है परंतु आर सही नहीं है। ये आरंभिक ब्राह्मणीय विधि निर्माताओं की मनोवृत्ति से साम्य रखते थे। आइए हम इसके वो देख लेते हैं। निषाद आदिवासी बौद्ध मतावलंबियों के लिए अछूत थे, क्योंकि निषादों का मुख्य कार्य शिकार करना था, जिससे जीव हिंसा होती थी, और बौद्ध धर्म में जीव हिंसा को एक पाप की संज्ञा में शामिल किया गया है। बौद्ध धर्म में हिंसा निषिद्ध थी। उल्लेखनीय है कि बौद्ध धर्म आरंभिक ब्राह्मणीय विधि निर्माताओं के मनोवृत्ति से साम्य नहीं रखता है, यानी ये ब्राह्मणों द्वारा किए गए गलत कामों के खिलाफ बोलते थे। जैसे बलि का प्रतिरोध किया था इन्होंने, बलि का प्रतिरोध किया था। सबसे बड़ी बात तो यही है, बलि का प्रतिरोध किया गया था, क्योंकि उस समय ज्यादातर लोग गायों को पालते थे, जिसमें कई जानवरों को बलि के रूप में चढ़ा दिया जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ ये भी आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कुछ और से सही उत्तर चुनिए। श्रीहर्ष, माघ, भारवी और भट्टी। तो भारवी कब आए थे? 6ठी शताब्दी ईस्वी में। भट्टी कब आए थे? 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, पूर्वार्ध मतलब पहले। माघ कब आए थे? 7वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य में। और श्रीहर्ष कब आए थे? 12वीं शताब्दी में। ठीक है, चंद्रबरदाई थे, श्रीहर्ष चंद्रबरदाई वो हैं। श्रीहर्ष कब आए थे? 12वीं शताब्दी में। आप ये इनके कालक्रम जरूर याद रख लें। ये एसएससी सीजीएल में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और बहुत सारे पीसीएस के पेपर में भी ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और इनके लिए हमें पूरे डिटेल में पढ़ना पड़ता है, इसलिए मैं देखो आपको सही सारे क्वेश्चन हूबहू उठा के लाया हूं। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। धर्मपाल, मिहिरभोज, महेंद्रपाल, वत्सराज। इसका आंसर क्या है? सी। पहले आए धर्मपाल, फिर आए वत्सराज, फिर आए हैं मिहिरभोज और आए हैं धर्मपाल। आइए इसके बारे में मैं आपको ये बता दूं कि ये लोग कब आए। धर्मपाल गोपाल वंश का उत्तराधिकारी एवं पाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। प्रतिहार वंश का वास्तविक शासक वत्सराज था, जिसका शासनकाल धर्मपाल के बाद के शासकों में है, जबकि प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा मिहिरभोज था, जो कि धर्मपाल के बाद आया था। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। देख रहे हैं, तो सभी की मैं व्याख्या कर रहा हूं। ठीक है, तो आप डिटेल में, और सभी को आंसर को मैं डिटेल में लाया हूं, तो आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे बात को। आगे क्या है? ठीक है, इनको उल्लेखित करना है। गणतंत्र, गणतंत्र 6ठी शताब्दी ईस्वी में कपिल वस्तु में सबसे पहले आया था गणतंत्र, 6ठी शताब्दी में। गिरनार अभिलेख कहाँ? रुद्रदामन से संबंधित है, तो सी का एक, 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 सी में है और बी में है। शाक्य क्या थे? शाक्य कपिल वस्तु, डी का 3, डी का 3, डी का 3, बी है आंसर। आप ऐसे कर सकते हैं, यदि आपको 2-3 चीज भी मालूम है ना, तो आप आंसर को इजीली बना सकते हैं। गणतंत्र की व्याख्या सर्वप्रथम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई है, और गिरनार अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। हम जानते हैं रुद्रदामन में मौर्य काल के समय बने हुए सुदर्शन झीलों को पुनर्निर्माण कराया गया था। मौर्य काल के बने हुए सुदर्शन झीलों का पुनर्निर्माण करने का श्रेय रुद्रदामन से जाता है, और ये काठियावाड़ में 150 ईस्वी में इसके लेख मिलते हैं। ठीक है, जो कि भारत में संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख माना जाता है। गिरनार अभिलेख क्या, कौन सा है? 6ठी शताब्दी ईस्वी में लिखा गया, सॉरी 6ठी नहीं, संस्कृत में लिखा गया पहले अभिलेख को गिरनार अभिलेख बोलते हैं। शाक्य का संबंध कपिल वस्तु यानी महात्मा बुद्ध जो थे वो शाक्य जाति से थे। ठीक है, गणतंत्र 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। उत्तरीकारी पॉलिस्टवेयर कहाँ पाई गई है? गंगा मैदान में। गिरनार अभिलेख का संबंध रुद्रदामन से है। रुद्रदामन कौन से शासक थे? रुद्रदामन शक शासक थे, रुद्रदामन शक शासक थे, और शाक्य का संबंध कपिल वस्तु से। आइए अब थोड़ा मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं।
तारिक ए यहाँ पे फिरोज शाही, तारिक ए फिरोज शाही के लेखक है शम्स ए सिराज अफीक। तारिक ए फिरोज शाही के लेखक शम्स ए सिराज अफीक थे। ये फिरोज शाह तुगलक के दरबारी इतिहासकार थे। जबकि अमीर खुसरो की रचना तुगलकनामा एवं किराने उस सदान है, जिसमें बंगाल के सूबेदार बुगरा खां और पुत्र कैकुबाद के भेंट का वर्णन है। विदित है कि फिरोज शाह तुगलक की रचना फुतुहात ए फिरोज शाही, जो कि किसकी आत्मकथा है, फिरोज शाह तुगलक की। देख रहे हैं एक ही क्वेश्चन में मैं 4-4, 5-5 क्वेश्चन ला रहा हूं। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा का नाम, फिरोज शाह तुगलक की। तो ऐसे ही हम डेली 40 से 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा, फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा का नाम क्या है, फुतुहात ए फिरोज शाही, फुतुहात ए फिरोज शाही, ठीक है। और अमीर खुसरो की रचना का नाम क्या है, तुगलकनामा, ठीक है। और किरानुस सदान, आप ये भी याद रखेंगे। तो तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन है, तारिक ए फिरोज शाही, तारिक ए फिरोज शाही के लेखक। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। शम्स ए सिराज, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ठोको लाइक। शम्स ए सिराज अफीफ, ठीक है, जो कि किसके दरबार में थे, फिरोज शाह तुगलक के दरबारी इतिहासकार, फिरोज शाह तुगलक के दरबारी इतिहासकार थे, फिरोज शाह तुगलक के दरबारी इतिहासकार, ठीक है। आप देख रहे हैं हर एक क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन का कंटेंट उपलब्ध है। मैंने इसी टाइप से इसको अरेंज किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमीर हसन अल आलासिजी द्वारा संकलित कृति फवायद उल फवाद किसके डूइंग्स एंड सेइंग्स का उल्लेख है, वो है शेख निजामुद्दीन औलिया, जिनकी दरगाह दिल्ली में स्थित है। अमीर हसन अल सिज्जी द्वारा संकलित कृति फवायद अल फुआद नामक ग्रंथ में निजामुद्दीन औलिया की मजलिसें संकलित हैं। इस ग्रंथ का मूल उद्देश्य औलिया के वचन एवं कर्मों का प्रकाशन था। विदित है कि निजामुद्दीन औलिया भारत में चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है, दिल्ली में, दिल्ली में। और इन्होंने ही, आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए, शेख निजामुद्दीन औलिया ने किस दिल्ली सल्तनत के शासक के संदर्भ में ये कहा था कि दिल्ली अभी दूर अस्ते, ठीक है। किसके दरबार में, किसके संदर्भ में कहा था, कौन सा दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक था, ठीक है। आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, मैं वेट करूंगा, ठीक है। जो भी जवाब देगा मैं उसका नाम वीडियो में जरूर लूंगा, ठीक है। चलिए, और आप इंडस वैली सिविलाइजेशन का, सिंधु घाटी की सभ्यता, हमने इससे, ये हमारा सीरीज अभी चल रहा है, जिसके तहत मैंने एक वीडियो अपलोड करी है, जिसका आपने बहुत अच्छे से प्यार दिया है। आप उस वीडियो को देखें और फायदा उठाएं, क्योंकि इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस आपके पेपर में जरूर आएंगे, और ये मैं सीना ठोक के बोल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि सारे क्वेश्चन को मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से उठा के अपने नोट्स बनाए हुए हैं, और उन्हीं नोट्स के क्वेश्चन को मैंने हूबहू वीडियो में संकलित किया हुआ है। आप जाके एक बार देखें जरूर। यदि 1% भी मेरी बात गलत हुई तो आप प्लीज वीडियो को अनलाइक करके चले जाइएगा, ठीक है। भले वीडियो को अनलाइक करके चले जाइएगा, लेकिन हाँ, यदि मेरी बातों में सच्चाई हो कि वो सारे नोट्स में अवेलेबल सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो आप प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। तो आज हम वीडियो को यहीं रोकते हैं। आज हमने 40 से 50 क्वेश्चन, जो 18 क्वेश्चन में हमने संकलित किया था, तो हमने आज बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। ऐसे ही मैं डेली क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें 40 से 50 क्वेश्चंस को हम ओरली और व्याख्यायित रूप में हम सॉल्व करेंगे, और इससे हमारे एग्जाम की अच्छे से तैयारी भी हो जाएगी, और हम अपने जीवन में एक मुकाम भी हासिल कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे हों, यदि आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। कल हम इसी टाइम पे दोबारा मिलते हैं।
4 बजे के आसपास वीडियो अपलोड हो जाएगी।